ETF में इन्वेस्ट करते हो तो पता ही होगा कि 12 से 18% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलती, लेकिन कुछ बाहुबली ETF 70% की धाकड़ रिटर्न दे रहे हैं और चुपचाप पैसा डबल कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 10 रुपए के खर्चे पर। क्यों हिला डाला ना। ये सीक्रेट 90% इन्वेस्टर्स को नहीं पता कि इतनी तगड़ी रिटर्न्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है टाइमिंग। लेकिन इतनी रिटर्न मिलती कैसे है, इसका सीक्रेट छिपा है इसकी होल्डिंग्स में। जैसे ये डिफेंस ETF सिर्फ डिफेंस कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है, तभी 68% की धाकड़ रिटर्न दे रहा है। जैसे अब ईरान और इजराइल की वॉर चल रही है और अगर आप पैसा डिफेंस ETF में इन्वेस्ट करते हो तो सारा पैसा डिफेंस कंपनीज में जाएगा, इसलिए इसे सेक्टोरल ETF कहा जाता है। एक लाइव एग्जांपल देखिए, फार्मा सेक्टर का ये ETF सिर्फ फार्मा कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जो लोग गलत टाइम पर सेक्टोरल ETF खरीदते हैं उनका 50% पैसा स्वाहा। 2022 में IT ETF बाय करने वालों का यही हाल हुआ था। तो अब सवाल आता है कि पैसा डबल करने वाले सेक्टर को टाइम से पहले कैसे ढूंढे। आपकी एज के अकॉर्डिंग कौन सा ETF आपके लिए सही रहेगा, आपको ये ETF लेने भी चाहिए या नहीं, तो चलिए जानते हैं। सेक्टोरल ETF की शक्ल भी आपको देखनी नहीं चाहिए अगर आपको उस सेक्टर की नॉलेज नहीं है तो, क्योंकि यहाँ मार्केट साइकिल समझना काफी जरूरी होता है। लेकिन अगर आपको मार्केट की ठीक ठाक नॉलेज भी है तो फिर इसका घूंघट आप उठा सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो और स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता तो पतली गली से निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि लिक्विडिटी रिस्क हैंडल करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और टोटल कैपिटल का कुछ परसेंटेज ही आप सेक्टोरल ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर सही है। लेकिन 1-2 साल की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करना, क्योंकि वोलेटिलिटी रिस्क बहुत ज्यादा होता है और डेली प्राइस मूवमेंट से जो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वो अलग। 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसे कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सेक्टर रोटेशन का फायदा जरूर मिलता है। लेकिन अगर डेली फ्लक्चुएशन से डरते हो तो डाइवर्सिफाइड ETF से ही चिपके रहो, क्योंकि डाइवर्सिफाइड ETF में 12 से 18% रिटर्न मिल सकती है, लेकिन सेक्टोरल में 70% भी मिल सकती है और 0 भी, क्योंकि सेक्टोरल ETF में सिर्फ उसी सेक्टर की कंपनीज होती है। अगर सेक्टर फेल हुआ तो सब कुछ फेल। वही डाइवर्सिफाइड में 50 कंपनीज में पैसा लगता है, मतलब एक सेक्टर फेल होगा तो आपके पैसे को दूसरा बचा लेगा। लेकिन ये काम कैसे करता है, तो डाइवर्सिफाइड ETF मतलब निफ्टी 50 का ETF, जिसमें 50 डिफरेंट कंपनीज का मिक्सचर होता है। बैंकिंग से लेकर IT तक, फार्मा से ऑटो तक, सब कुछ मिक्स। ये ऐसे होता है जैसे तुमने एक थाली ऑर्डर की जिसमें सब्जी, रोटी, दाल, चावल सब कुछ है, पूरी बैलेंस डाइट। लेकिन सेक्टोरल ETF जो सिर्फ एक सेक्टर में ही इन्वेस्ट करता है, जैसे अभी रियल्टी सेक्टर दौड़ रहा है और सिर्फ 3 महीनों में ही 18% रिटर्न दे चुका है। इतनी रिटर्न नॉर्मल ETF पूरे साल में देता है जितनी इसने 3 महीनों में ही दे दी। ऐसे ETF ही आपका पैसा डबल करते हैं। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है, इसमें रिस्क बहुत लेना पड़ता है। इमेजिन करो तुमने सारा पॉकेट मनी सिर्फ जोमेटो के शेयर में ही लगा दिया और कल को अगर फूड डिलीवरी इंडस्ट्री क्रैश हो जाए तो सारा पैसा स्वाहा। अभी जैसे रिसेंटली बेंगलुरु में सरकार ने बाइक टैक्सी बैन कर दी और मान लो कि रैपिडो लिस्टेड कंपनी होती तो कंपनी का शेयर प्राइस ऐसे गिरता जैसे MG रोड के पब्स बंद होने के बाद लोगों का मूड गिरता है। क्यों बेंगलुरु वालों, सही बोला ना? कमेंट करके बताओ। यही होता है सेक्टोरल ETF में। बट वेट, इसका पॉजिटिव साइड भी है। जब जोमेटो ने प्रॉफिटेबल क्वार्टर डिक्लेयर किया था तो स्टॉक 40% जंप हुआ था। सेक्टोरल ETF में भी सेम मैजिक होता है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन को थप्पड़ मारिए और वीडियो को शेयर मार्केट वाले दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर अभी शेयर कीजिए, क्योंकि जो आपने सीखा वो उनके काम भी आएगा। तो देखा, सेक्टोरल ETF में इमोशंस का गेम है, लेकिन जो लोग इसे समझ के खेलते हैं बहुत पैसा छापते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने बताया था ना कि इसमें टाइमिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, 2020 कोविड में फार्मा सेक्टर 80% बढ़ गया। क्यों? सारी कंपनीज वैक्सीन की तरफ दौड़ने लगी थी, सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ी और मेडिसिन की शॉर्टेज हो गई। लेकिन उसी समय बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण 15% गिर गया। 2023 आते आते वही बैंकिंग सेक्टर फिर से 25% चढ़ गया और रीजन था इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक पर थे और NIM एक्सपेंशन हो रहा था। और उस वक्त अगर आपने बैंकिंग ETF में इन्वेस्ट किया होता तो पैसा ही पैसा होगा। और अब 2025 में ईरान इजराइल की जंग चल रही है तो डिफेंस सेक्टर ऐसे दौड़ रहा है जैसे दिल्ली वाले सुबह मेट्रो पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ऐसी धमाकेदार वीडियोस के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ETF से पैसा कैसे बनाना है वो मैं इसी चैनल पर बताता हूँ, इसलिए अभी सब्सक्राइब करो। लेकिन सेक्टोरल ETF नेगेटिव रिटर्न भी देते हैं और वो तब होता है जब इकोनॉमी का एक स्पेसिफिक पार्ट स्ट्रगल करता है तो उस सेक्टर की सारी कंपनी ही सफर करती है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जिन्होंने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा होगा उनको पता होगा
कि बैंकिंग सेक्टर 60% तक क्रैश कर गया था और लोगों के सपने चकनाचूर हो गए थे। देन कोविड-19 का टाइम तो आप सबने देखा ही है, टूरिज्म सेक्टर 50% क्रैश हो गया, एयरलाइन, होटल सब बंद। लेकिन तभी फार्मा सेक्टर 80% की रिटर्न देते हुए मस्त हवाओं में झूम रहा था, क्योंकि वैक्सीन कंपनीज का जमाना आ गया था। जिन्होंने उस वक्त डेयर दिखाई, उनके लिए ये आपदा भी पैसा कमाने का अवसर बन गई। लेकिन ये हुआ कैसे? सही टाइमिंग की वजह से। इसलिए इस टाइमिंग स्ट्रेटेजी को स्टॉक मार्केट वाले दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर अभी शेयर कर दो, जैसे कोलकाता वाले घर आए मेहमान के साथ रसगुल्ला शेयर करते हैं। एक इनसाइडर टिप दूं, कुछ गोल्डन रूल जो मैं खुद फॉलो करता हूं, आप भी इन्हें नोट कर लीजिए। एज वाइज स्ट्रेटेजी भी बताता हूं, लेकिन जब आप ETF बाय करते हो तो मार्केट ऑर्डर की जगह लिमिट ऑर्डर यूज करो। इससे आपको अपनी मर्जी की प्राइस पर ETF मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, जब दिल करे ETF बाय मत कर लेना। अगर तो बिगिनर हो तो फिर SIP करना ही बेस्ट है। लेकिन अगर 3-4 साल का एक्सपीरियंस है और मार्केट टाइम कर सकते हो तो लमसम को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन मार्केट को टाइम करना काफी रिस्की होता है, इसलिए ध्यान रखना। लेकिन इन 4 सीक्रेट रूल से आप इस रिस्क को ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हो। चौथा है नेवर इन्वेस्ट इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी के लिए रखे पैसों को सेक्टोरल ETF में कभी मत डालना। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी फंड का ही नहीं पता कि क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, तो बता दूं कि किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड बनाया जाता है, ताकि अगर कल को आपकी जॉब चली जाए या बिजनेस में लॉस हो जाए तो इस पैसे से घर खर्च चलाया जा सके। डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट कर दो इमरजेंसी फंड। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से इस पर वीडियो ला सकूं। थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन रिस्क। सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की रहता है, इसलिए पैसे को 2-3 डिफरेंट सेक्टर्स में स्प्रेड कर दो और पोर्टफोलियो भी हर क्वार्टर चेक करते रहना होगा और जरूरत पड़ने पर उसकी रीबैलेंसिंग भी करनी होगी। और अगर आप बिगिनर हो तो मेरे पास आपके लिए एक 4 स्टेप फॉर्मूला है, जिसमें सबसे पहले आपको ETF की रिसर्च करनी है। इसके लिए मैं खुद शार्पली यूज करता हूँ। आपको बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। देन छोटी से छोटी अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, चाहे वो 500 या 1000 रुपए क्यों ना हो। इस सारी जर्नी में आपके साथ कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ गलतियां भी होंगी। उन्हें दिमाग में रखिए और सीखते रहिए, क्योंकि तो विन है या तो लर्न है। और अब सबसे जरूरी बात, नेक्स्ट कौन सा सेक्टर जो पैसे बना के देगा, उसे ढूंढने के लिए शार्पली के रिलेटिव रोटेशन ग्राफ पर चलते हैं। ये टूल बताता है कि कौन सा सेक्टर कब बाय करना है या सेल करना है। लीडिंग वाली साइड जो सेक्टर नजर आ रहे हैं वो मार्केट के इस समय बादशाह हैं। इनमें मोमेंटम हाई है, स्ट्रेंथ भी हाई है। लेकिन इन सेक्टर में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों, आगे बताता हूँ। उससे पहले देखिए, उससे नीचे वाले क्वाड्रेंट में वो सेक्टर नजर आ रहे हैं जिनमें मोमेंटम कम हुआ है लेकिन सेक्टर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। देन उसके साथ लैगिंग वाला क्वाड्रेंट वो सेक्टर शो कर रहा है जिनमें ना मोमेंटम है ना सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यही आपके लिए जैकपॉट छुपा है। यहाँ देखिए, ये सेक्टर नीचे से शुरू होकर अब इम्प्रूविंग वाले में एंटर कर रहे हैं, यानी कि इन सेक्टर का बुरा टाइम निकल गया और अब ये मोमेंटम शो कर रहे हैं। वेरीफाई करना हो तो ये देखिए, निफ्टी बैंक इम्प्रूविंग में शो हो रहा है और अब पिछले 6 महीनों में इसने 10% की रिटर्न दे दी है। इंडेक्स लेवल पर अगर 10% रिटर्न मिली है तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। चलिए इसे भी छोड़ दीजिए। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को देखिए, ये भी लैगिंग में था और जब से इसमें मोमेंटम आया है सिर्फ 6 महीनों में 12% की रिटर्न दे दी है। आप भी इस टूल को यूज करके टर्न अराउंड सेक्टर ढूंढ सकते हैं। 10% डिस्काउंट चाहते हो तो ये कूपन कोड यूज करो और ये होता है असली कमबैक। ऐसे सेक्टर पर आपकी नजर होनी ही चाहिए कि कौन सा सेक्टर इस वक्त इम्प्रूव कर रहा है। ये किसी भी तरीके से बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आपका रिस्क और गोल डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए पहले खुद की रिसर्च कीजिए। जो सेक्टर इस वक्त लीडिंग क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है वहाँ होल्ड करना बेटर स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन जैसे ही वीकनिंग क्वाड्रेंट में सेक्टर मूव करता है तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए अलर्ट हो जाइए। देन लैगिंग क्वाड्रेंट क्लियरली एग्जिट का इशारा करता है और अच्छा प्रॉफिट बुक करने के लिए टाइम पर एग्जिट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। लेकिन जब लैगिंग से इम्प्रूविंग में सेक्टर एंटर कर रहा हो तो अच्छी एंट्री भी मिल सकती है, इसलिए इसे क्लोजली फॉलो कीजिए। और अगर इस वीडियो पर 200 लाइक आ जाते हैं तो अगली वीडियो में टॉप 5 सेक्टोरल ETF पर बनाऊंगा, ताकि विनिंग सेक्टर ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। बस अभी वापस आ जाइए। और अब एज वाइज स्ट्रेटेजी देखिए। अगर आप 18 से 25 साल के यंगस्टर हो तो आप अभी कॉलेज जाते होंगे या रिसेंटली ही जॉब शुरू की होगी। इस एज में आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो क्योंकि कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती। इसलिए देखने में आया है कि 18 से 25 साल वाले 40% कैपिटल के साथ सेक्टोरल ETF को एक्सप्लोर करते हैं और बाकी 60% कैपिटल के लिए डाइवर्सिफाइड ETF कंसीडर करते हैं। बता दूं कि ये किसी भी तरह से बाय साइड रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपकी एज
26 से 35 साल की है और घर की जिम्मेदारियां पड़ने से पैसे की वैल्यू पता लग गई है और इसी वजह से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो आपकी एज ग्रुप के इन्वेस्टर्स में देखा गया है कि वो 70% पैसे से डाइवर्सिफाइड ETF और 30% से सेक्टोरल ETF को एक्सप्लोर करते हैं। इस 30% से आप किसी भी सेक्टोरल ETF में एंट्री ले सकते हैं, बट याद रखिए एलोकेशन शुडंट बी मोर देन 30% स्ट्रिक्टली। लेकिन अगर एज 36 से 45 के बीच पहुंच गई है तो घर की जिम्मेदारियां आप पर ही होंगी और घर वाले आपको अपना राजा बेटा समझते होंगे, यानी कि समझदार। और इसी समझदारी का प्रूफ देने के लिए देखा गया है कि लोग 80% पैसा डाइवर्सिफाइड ETF में और सिर्फ 20% ही सेक्टोरल ETF में एलोकेट करते हैं, क्योंकि इस टाइम पर एक्सपीरियंस और नॉलेज पीक पर होती है। इसलिए फैमिली के लिए स्मार्ट डिसीजन लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन व्हाट्सएप पर वीडियो को अभी शेयर कर दो, क्योंकि इसे बनाने के लिए मैं 3 रातों से सोया नहीं। हाँ, दिन में थोड़ा सा सो लिया था। आपके पोर्टफोलियो में कितने ETF है कमेंट करके बताइए। और हाई रिटर्न वाले 5 ETF जानना चाहते हो तो ये वीडियो अभी चेक करो। जय हिंद।